अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 8, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, या जिसको हम टीपीएन भी बोलते हैं। अब हमने देखना ये है कि बेसिकली टीपीएन होता क्या है। नॉर्मली हमारे डिफरेंट रूट्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोगों को न्यूट्रिशन मिलती है। सबसे पहला तो ओरल रूट होता है, ठीक है। ओरल रूट में ये होता है कि हम लोग अपनी ओरल कैविटी माउथ के थ्रू खाना च्यू करते हैं, फिर उसको स्वलो करते हैं, ठीक। अगर कोई पेशेंट ऐसा है कि जो ओरल कैविटी के थ्रू खाना नहीं ले सकता, तो उसको हम लोग ये रिकमेंड करते हैं कि आप इंटेरल फीडिंग की तरफ जाएं, ठीक है। लेट सपोज कोई पेशेंट है जो कि आप कह लें कि अनकॉन्शियस है बिल्कुल, मतलब उसको हम ओरल कैविटी के थ्रू खाना नहीं दे सकते या कोमा में जा चुका है, तो हम उसको कहते हैं आप इंटेरल फीडिंग लें। इंटेरल फीडिंग क्या होता है? जो डायरेक्टली आपके स्टमक के अंदर खाना जो है वो आप कह लें उसको एडमिनिस्टर किया जाता है या उसको डाला जाता है। उसकी एक एग्जांपल हमारे पास आती है, एनजी ट्यूब जो है वो पेशेंट को लगा दी जाती है, ठीक है। उस ट्यूब से क्या होता है कि लेट सपोज आपके स्टमक के ऊपर होल क्रिएट किया जाता है या इंसर्शन बनाई जाती है, उसके अंदर वो आपकी ट्यूब इंसर्ट की जाती है। आपका खाना जो भी लिक्विड या सेमी सॉलिड होता है वो डायरेक्टली आपके स्टमक के अंदर उस ट्यूब के थ्रू इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। अब अगर ये भी तरीका पॉसिबल नहीं है, फिर क्या करें? फिर हम आते हैं टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन की तरफ, ठीक है। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन में हम लोगों ने क्या करना होता है कि आपको जिस तरह आईवी इंजेक्शंस लगते हैं ना, आपके इंट्रावेनस इंजेक्शंस जो आपके वेन में लगते हैं, बिल्कुल इसी तरह टीपीएन को भी एडमिनिस्टर किया जाता है आईवी की फॉर्म में, ठीक है। इसमें क्या होता है, वो पेशेंट्स जो कि खाना हजम नहीं कर सकते या जिनका जीआईटी ट्रैक्ट बिल्कुल आप कह लें खत्म हो चुका है, ठीक है, स्टमक उनका काम नहीं कर रहा, या उनकी स्मॉल इंटेस्ट, तो क्या करते हैं हम लोग पेशेंट को टीपीएन की तरफ लेकर जाते हैं। आपको टीपीएन जो है वो पेशेंट की बॉडी वेट और एज के हिसाब से टीपीएन बनाई जाती है और फिर उसको एडमिनिस्टर किया जाता है। अब इसमें हम लोग करते क्या है कि आपको पता है कि आपकी बॉडी के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, इसके अलावा फैट्स हो गए, ठीक है। तो ये हम लोग इसकी एक अमाउंट जो कि पेशेंट की बॉडी वेट और एज के हिसाब से हम लोग इसको बनाते हैं मल्टीविटामिन वगैरह ऐड करके, और फिर ये पेशेंट को एडमिनिस्टर किया जाता है। इसमें क्या होता है, इट इज अ मेथड ऑफ एडमिनिस्टरिंग इनफ बेसिक न्यूट्रिएंट्स टू अचीव एक्टिव टिश्यू सिंथेसिस एंड ग्रोथ वाया पेरेंटल रूट. It is characterized by the long-term IV feeding of protein solutions containing high concentration of dextrose, electrolytes, vitamins, and in some instances insulin. The individual components and amounts vary with the patient's need. अब इसमें क्या होता है कि पेशेंट की नीड के मुताबिक हम लोगों ने चीजों को एडमिनिस्टर करना होता है। अगर कोई कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है, डेक्सट्रोज होता है, ठीक है। अगर कोई पेशेंट शुगर का है, हम क्या करेंगे, हम टीपीएन के अंदर इंसुलिन भी एडमिनिस्टर कर लेंगे, ठीक है। और फिर जो है टीपीएन के अंदर इंसुलिन ऐड करके वो टीपीएन पेशेंट को एडमिनिस्टर की जाएगी। अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं टीपीएन के? वाटर जरूरी है, प्रोटीन सोर्स जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन होता है। अगर नाइट्रोजन आपकी बॉडी में नहीं है तो क्या होगा, वूंड हीलिंग सही तरह से नहीं होगी, आपका जख्म ठीक नहीं होगा। इसके अलावा आपकी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म खराब होगा, ठीक है। एनर्जी सोर्स में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स आ जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास रिच सोर्स और प्राइमरी सोर्स होते हैं एनर्जी का, और फैट्स उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी सोर्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में हम लोग क्या करते हैं कि 5 to 70% आपके पास वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन होता है डेक्सट्रोज का, जो कि यूज करते हैं। 5 से 70% तक यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं यूज कर सकते। डिपेंड करता है कि पेशेंट को किस चीज की जरूरत है, कितनी जरूरत है बेसिकली। अगर कोई बच्चा है तो जाहिर है उसका जो टीपीएन बनेगा वो तो हम लोग 5% या 10% तक कार्बोहाइड्रेट उसके अंदर रखेंगे या डेक्सट्रोज रखेंगे। अगर कोई बड़ा बनता है तो जाहिर है उसकी रिक्वायरमेंट उसकी बॉडी की नीड के मुताबिक ज्यादा होती जाएगी। दूसरी बात, अगर कोई आपके पास जो है वो डायबिटिक पेशेंट है तो आप क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ आप उसको इंसुलिन भी एडमिनिस्टर करेंगे कि कहीं कार्ब्स लेने से उसकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल जो है वो ज्यादा ना हो जाए, ठीक हो गया। फैट जो होता है वो ऑयल इन वाटर इमल्जन की फॉर्म में होता है। ये हमें सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है और हम इसको भी एडमिनिस्टर करते हैं, मगर रिक्वायर्ड अमाउंट में, बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं। इसके अलावा सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट, ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ट्रेस एलिमेंट्स में जिंक, कॉपर और मैग्नीशियम आ जाता है, जो कि आपकी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस के लिए जरूरी है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं वाइटामिन।
फैट सॉल्युबल भी हो सकते हैं, वाटर सॉल्युबल भी हो सकते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म और डीएनए सिंथेसिस, सेल के अंदर डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए के बगैर आपकी सेल की सिंथेसिस नहीं होती, तो डीएनए की सिंथेसिस के लिए वाइटामिन और मिनरल रिक्वायर्ड होते हैं। अब यहाँ पे आपको जो है वो अमाउंट बताई हुई है कि अडल्ट में वाटर कितना जाता है और चिल्ड्रन में कितना जाता है। अगर 1 kg पेशेंट का वेट है तो उसके अंदर कितना जाएगा, 30 to 40 ml वाटर। अगर पेशेंट का वेट लेट सपोज 50 किलो है तो 50 को 30 से मल्टीप्लाई करें, कितना बन जाता है, 150। तो मतलब कि उस पेशेंट को 150 ml पानी जो है एक दिन में जाएगा। इसी तरह बच्चों में, और एनर्जी कितनी जाएगी, 30 to 60 किलो कैलोरीज, बच्चों में 20 किलो कैलोरीज। अमाइनो एसिड्स 1 to 2 ग्राम और बच्चों में 2.5 to 3.5 ग्राम। अमाइनो एसिड्स बच्चों में क्यों ज्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि बच्चों की ग्रोथ हो रही होती है, बच्चे ग्रोइंग एज में होते हैं, ठीक है, उनकी मसल्स की डेवलपमेंट के लिए अमाइनो एसिड्स या जो हमारे पास प्रोटीन है वो जरूरी होता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है टीपीएन बैग्स। अब हमने अपना टीपीएन बना लिया, अब हमने उसको एडमिनिस्टर किसके अंदर करना है, टीपीएन बैग्स के अंदर, जो कि पहले पॉलीविनाइल क्लोराइड के बने होते थे और अब ज्यादातर कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है, इथाइल विनाइल एसीटेट, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं कि टीपीएन के बनाते हुए हमने क्या क्या चीज पहले ऐड करनी होती है। सबसे पहले आपके पास अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन जिसको हम कहते हैं वो, या ग्लूकोज जिसको हम कार्बोहाइड्रेट कह रहे हैं, ये दो चीजें सबसे पहले आपके बैग में डाली जाती हैं। उसके बाद फैट डाला जाता है और लास्ट में वाइटामिन डाले जाते हैं। वाइटामिन को लास्ट में ऐड क्यों करते हैं, इनका क्या रीजन है, ताकि वाइटामिन जो है वो आपके पास स्टेबल रहे। वाइटामिन अगर आप पहले ऐड कर देंगे, सबसे पहले टीपीएन में ऐड कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, उनके स्टेबिलिटी इश्यूज आते हैं। वाइटामिन क्योंकि सेंसिटिव होते हैं, तो इसलिए आपने अपनी टीपीएन की प्रिपरेशन के अंदर आपने जब कार्बोहाइड्रेट्स बना लिए, प्रोटीन्स बना लिए, उसके बाद आपने अपना फैट डालना है, फिर उसके बाद लास्ट में आपने फिर आपके पास आ जाती है लेबलिंग और पैकेजिंग। अब आपने अपना टीपीएन बना लिया, अब आपने उसके ऊपर क्या करना है, लेबल कैसे करना है, उसकी पैकेजिंग कैसे करनी है। इसमें सबसे पहले पेशेंट का नाम, ठीक है, और कौन सी वार्ड में है, अगर तो वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट है। फिर उसके बाद आपने इस टीपीएन के अंदर क्या क्या चीजें ऐड की हैं, ठीक है, जैसे कंपोनेंट्स ऑफ टीपीएन जितने भी हैं, वाटर है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ये सारे आपने ऐड करते हैं। उसका वॉल्यूम कितना बना है, लेट सपोज अगर 1000 ml बना है तो आपने उसके ऊपर मेंशन करना है। टोटल एनर्जी कंटेंट, किलो कैलोरीज में टोटल एनर्जी कितनी है, नाइट्रोजन कितना है, इन्फ्यूजन रेट। इन्फ्यूजन रेट क्या होता है कि इन्फ्यूजन रेट आपका ml/h में जो है वो मेजर किया जाता है, ठीक है, मतलब 1 घंटे के अंदर कितने ml आपका टीपीएन आपकी बॉडी में जाएगा। लेट सपोज मैंने सेट किया हुआ है कि 1 घंटे के अंदर 100 ml टीपीएन एडमिनिस्टर हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो मैंने अपना इन्फ्यूजन रेट उसी तरह रखते हैं। वो जो ड्रिप के साथ रोटेटर सा लगा होता है जिससे आप इन्फ्यूजन रेट ज्यादा या कम कर सकते हैं। अक्सर लोग जिनको जल्दी होती है वो क्या करते हैं, वो ड्रिप को तेज कर देते हैं, सादा अल्फाज में हम कहते हैं ना ड्रिप तेज कर दी है, ड्रिप स्लो लगी हुई है, तो वो बेसिकली इन्फ्यूजन रेट होता है, ठीक है। तो इन्फ्यूजन रेट टीपीएन का बहुत एहतियात से आपने रखना होता है, बहुत ज्यादा आप नहीं एडमिनिस्टर करते ज्यादा रेट से। क्यों, अगर आप ज्यादा रेट से एडमिनिस्टर करेंगे, कोई डायबिटीज का पेशेंट है, उसकी शुगर लेवल मतलब बहुत ज्यादा जो है वो रेज कर सकती है। इसके अलावा कोई बीपी का पेशेंट है, हो सकता है उसका बीपी शूट कर जाए, ठीक है, कोई हार्ट का पेशेंट है, तो क्योंकि फैट कंटेंट भी होता है, तो फैट्स अब जल्दी से आपकी बॉडी में जाएंगे, आपकी बॉडी को इतना टाइम ही नहीं मिल रहा कि वो एब्जॉर्ब कर पाए, ठीक है, क्योंकि आपने इन्फ्यूजन रेट ज्यादा किया हुआ है, इसीलिए इन्फ्यूजन रेट जो है वो बहुत मैटर करता है। इसके बाद एक्सपायरी डेट और स्टोरेज कंडीशन होती है। फिर जब आपने अपना टिफिन बना लिया तो आपने उसको एक आउटर कवरिंग के अंदर पैक करना है, जो कि डार्क कलर का होना चाहिए। डार्क कलर या एम्बर्ड कलर का होना क्यों जरूरी है, कि अगर कोई लाइट सेंसिटिव मटेरियल उसके अंदर ऐड हुआ है तो वो लाइट से बच जाए, और इसके अलावा माइक्रोब्स या फर्दर किसी भी बैक्टीरिया या किसी भी गंदबला से जो है वो बच जाए। सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, आगे आ जाती है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टीपीएन। टीपीएन को एडमिनिस्टर कैसे करते हैं, टीपीएन को हम लार्ज वेन्स के अंदर करते हैं। ये जो हमारी पेरिफेरल वेन्स होती है ना, ये हाथों और पाँव की जो वेन्स होती है, इसके अंदर भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं, मगर प्रेफर किया जाता है कि इनको लार्ज वेन्स के अंदर एडमिनिस्टर करें, ठीक है, जिसमें हमारे पास सबक्लेवियन वेन आ जाती है, जो कि हमारी क्लेविकल बोन के बिल्कुल नीचे होती है, हार्ट के करीब। इससे क्या होता है कि जब हम बड़ी वेन से टीपीएन एडमिनिस्टर करेंगे तो एक तो आपका टिश्यू डैमेज नहीं होगा, सेलुलर डैमेज नहीं होगा, आपकी वेन जो है उसके रप्चर होने के चांसेस नहीं होते, ठीक है, मतलब एक सेफ तरीके से आपको जो है वो टीपीएन एडमिनिस्टर कर दी जाती है। अगर आपके पास जो है वो डायबिटीज का पेशेंट है, ठीक है, तो क्या होता है उसके अंदर डेक्सट्रोज की अमाउंट कम डाली जाती है, ठीक है। अगर डेक्सट्रोज की अमाउंट ज्यादा डाल रहे हैं तो आपने ये इंश्योर करना है कि साथ आपने इंसुलिन जरूर ऐड करनी है। पेरिफेरली हम क्या करते हैं कि जो डेक्सट्रोज है अगर तो वो 10% से कम है,
ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स में डेक्सट्रोज की अमाउंट अगर 10% से कम जा रही है तो आप उसको पेरिफेरल एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो, मतलब आपकी जो हाथों की वेन्स है, बाजुओं की वेन्स है, टांग की वेन है, उससे आप एडमिनिस्टर कर सकते हो। मगर आपके पास अगर टीपीएन का वॉल्यूम ज्यादा है जिसमें डेक्सट्रोज भी 10% से ज्यादा जा रही है तो फिर हम क्या प्रेफर करेंगे, सुपीरियर वेना केवा के थ्रू एडमिनिस्टर हो। आपकी क्लेविकल बोन, जो ये जो गले की जो बोन होती है, इसके नीचे क्या होता है, आपकी वेन होती है जिसको हम लोग कौन सी वेन बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता है, सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा के ऊपर जो वेन होती है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल वेन। ठीक है। सेंट्रल वेन या जो सुपीरियर वेना केवा है उसके थ्रू आपकी बॉडी में टीपीएन को एडमिनिस्टर किया जाता है। ठीक है। आपकी क्लेविकल बोन के नीचे सबक्लेवियन वेन होती है, सबक्लेवियन वेन के अंदर कैथेटर डालते हैं और वो आपके सुपीरियर वेना केवा के अंदर चली जाती है आपकी टीपीएन, और वो पूरी बॉडी में जो है आपकी टीपीएन ब्लड के साथ फैल जाती है। जहां जहां आपका ब्लड जाएगा वहां वहां टीपीएन जाएगी और ब्लड के अंदर आपकी टीपीएन एब्सॉर्ब होती जाती है और आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलती जाती है। ठीक हो गया। टीपीएन की एब्रिविएशन कौन कौन सी यूज होती है, सेंट्रल वेन टीपीएन जो कि आपकी सेंट्रल वेन सबक्लेवियन वेन जो हमने बोला उससे दी जाती है। टीपीएन की फुल फॉर्म टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन है। फिर पेरिफेरल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन, वो पेरेंट्रल न्यूट्रिशन जो कि आपकी पेरिफेरल वेन्स से, जो आपकी पेरिफेरीज में वेन्स मौजूद है, आपकी हाथों के अंदर, बाजुओं के अंदर, टांगों के अंदर, पाओं के अंदर। ठीक है। ये आपकी पेरिफेरल वेन्स होती है। होम पेरेंट्रल न्यूट्रिशन, आउटसाइड द हॉस्पिटल कहीं पे भी आप पेरेंट्रल न्यूट्रिशन देंगे उसको होम पेरेंट्रल न्यूट्रिशन बोलते हैं। लेट सपोज किसी पेशेंट को घर में टीपीएन दी जा रही है तो उसको क्या कहेंगे, होम पेरेंट्रल न्यूट्रिशन। अब हम लोग टीपीएन किन किन चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ठीक है, लेट सपोज किसी को अल्सर हुआ है, किसी को पेनक्रियाटाइटिस है, आपके पेनक्रियाज जो है जिसको उर्दू में लबलबा बोलते हैं वो आपका इन्फ्लेम हुआ है, उसमें इन्फ्लेमेशन हुई है, या फिर मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, आपका स्टमक जो है वो एब्जॉर्प्शन कर ही नहीं पा रहा, तो उसको क्या कहते हैं कि वो आपके पास जो है वो क्या होता है, ये इंडिकेशन होती है कि आप पे आपकी बॉडी में अब टीपीएन की जरूरत है। इसके अलावा कोई बंदा बिल्कुल जल गया है, ठीक है, बहुत ज्यादा उसको 3rd डिग्री बर्न हो गया या कोई स्वेयर बर्न है, उसकी बॉडी जली हुई है, तो जाहिर है वो किस तरह से खाना खा सकता है। ठीक है। तो हम उसको टीपीएन एडमिनिस्टर करेंगे। अगर एक्यूट रीनल फेलियर हो गया है, अचानक से आपका किडनीज जो है वो फेल हो जाती है, ठीक है, तो क्या होता है, तब भी हम टीपीएन एडमिनिस्टर करते हैं। कोई एब्डोमिनल सर्जरी है तब भी हम टीपीएन एडमिनिस्टर करते हैं। जाहिर है एक बंदे की सर्जरी है, हम उसको अब खाना तो नहीं दे सकते क्योंकि उसका स्टमक किस पोजीशन में है ही नहीं कि वो खाना हजम कर सके, तो हम क्या करते हैं, हम टीपीएन देते हैं। फिर आ जाता है रोल ऑफ फार्मासिस्ट। अब फार्मासिस्ट का क्या रोल है इन सारी चीजों में, सबसे पहले तो ये है कि एसेप्टिक टेक्निक्स का होना जरूरी है, साफ सुथरी टेक्निक्स आपने फॉलो करके टीपीएन बनाना, क्योंकि टीपीएन आपके डायरेक्टली ब्लड के अंदर जा रहा है। अगर कोई भी जरासीम होगा तो क्या होता है, आपकी बॉडी में इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा आपने टीपीएन बैग्स को सही तरीके से हैंडल करना है, सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, स्टोरेज कंडीशंस, टीपीएन को जो है वो रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है उसमें स्टोर किया जाता है। ठीक है। अब आप जब डिस्पेंसिंग करते हैं तो एसेप्टिक डिस्पेंसिंग होनी चाहिए, मतलब कि आपकी जितनी भी प्रिपरेशन है वो सारी की सारी स्टेराइल, साफ सुथरे एरिया में, माइक्रोब फ्री एरिया में होनी चाहिए। ठीक है। स्टेराइल मतलब माइक्रोब फ्री, कंटेमिनेशन फ्री एरिया जो होता है उसमें होनी चाहिए। विच रिक्वायर्स सम डाइल्यूशन और अदर हैंडलिंग ऑफ बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसमें क्या होता है कि जब भी आप टीपीएन करते हैं, टीपीएन को बनाते हैं या उसको डिस्पेंस करते हैं तो एसेप्टिक कंडीशंस का होना जरूरी है। ठीक है। फार्मेसी टेक्नीशियंस और फार्मासिस्ट की मौजूदगी में ये बनना जरूरी है। इसके अलावा जो प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर आपके पास आता है उसके मुताबिक आपने टीपीएन बनाना है। बच्चा है तो बच्चे के मुताबिक आप टीपीएन बनाएंगे। ठीक है। अगर बच्चे को 20 किलो कैलोरीज एनर्जी की जरूरत है तो आपने कोशिश करनी है कि आप कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स इतने ही डालें कि वो 20 किलो कैलोरीज की एनर्जी को फुलफिल कर सके। आप 40-50 किलो कैलोरीज की एनर्जी जो है वो टीपीएन के अंदर बना के उसको पेशेंट को एडमिनिस्टर करें तो बच्चा तो इतने लेवल की एनर्जी नहीं बर्दाश्त कर सकता। छोटा बच्चा तो उसको कम एनर्जी चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट्स भी कम होंगी। तो ये सारी चीजें देखनी है। इसके अलावा स्टेरिलाइजेशन हमने करनी है। स्टेरिलाइजेशन कैसे करते हैं, स्टेरिलाइजेशन में हमने क्या करना होता है कि हर किस्म का माइक्रोब जो है वो उससे पाक करना। अब इसमें हमारे पास 2 तरह की टेक्निक्स हैं, एक है टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन और एक है एसेप्टिक। अब टर्मिनल में क्या होता है, टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन जो होती है इसमें क्या होता है कि जब आपकी प्रिपरेशन सारी बन गई, ठीक है, टर्मिनल का मतलब क्या होता है, एंड, आखिर, ठीक है, किसी भी चीज का एंड। अब क्या होता है कि टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन में जब ये ट्रेडिशनल मेथड होता है, बेसिकली जब आपकी टीपीएन बन गई, ठीक है, अब आपने क्या किया, कंटेनर में अपना टीपीएन डाल दिया, उसको सील कर दिया, सब कुछ हो गया, उसके बाद आपने उसको स्टेरिलाइज करना है। ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग तो स्टेरिलाइजेशन होती ही होती है, आपने हर चीज को
फुलफिल करना ही होता है, मतलब कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है कि आपने हर चीज साफ सुथरी रखनी है वो तो करना ही करना है, मगर जब प्रोडक्ट बन गई उसके बाद भी उसको स्टेरिलाइज करना है। ठीक है, क्यों स्टेरिलाइज करना है कि इन केस अगर कोई बैक्टीरिया, कोई माइक्रोब, कोई डस्ट पार्टिकल भी आपके टीपीएन बैग के साथ लगा हुआ है ना इवन के, तो वो भी साफ हो जाए। ठीक है, और टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन हम कैसे करते हैं, हीट प्रोवाइड करके। फिर आगे आ जाता है आपका एसेप्टिक प्रोसेस। एसेप्टिक प्रोसेस में क्या होता है, एसेप्टिक प्रोसेस के अंदर आपने ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग, मतलब कि आपने टीपीएन बनाना शुरू किया और जब तक आप टीपीएन बनाना खत्म नहीं कर देते, आपने हर चीज को स्टेराइल करके यूज करना है। प्रोसेस आपका बिल्कुल स्टेराइल होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होता है आपके पास ये एक आपने कंटेनर जो लिया वो, इसमें क्या होता है बेसिकली कि आपने कंटेनर लिया, ठीक है, आपका कंटेनर भी स्टेराइल हो, उसके ऊपर जो कैप है वो भी स्टेराइल हो, मतलब हर चीज स्टेराइल होनी चाहिए। ठीक है, जब आपके पास टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन का प्रोसीजर जो है वो हम लोग उसको पॉसिबल नहीं होता कैरी करना, तो हम क्या करते हैं, एसेप्टिक स्टेरिलाइजेशन या एसेप्टिक प्रोसेसिंग की तरफ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कुछ टीपीएन बैग्स ऐसे होते हैं जो कि हीट बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो हम टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन उनकी नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर है हम लोगों ने उसको हीट से टर्मिनल स्टेरिलाइज करना है, तो हम क्या करते हैं, एसेप्टिक प्रोसेसिंग की तरफ जाते हैं। ठीक है, और कुछ हमारे पास ऐसा होता है कि जो हीट अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी हम टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन नहीं करते, तो हम फिर एसेप्टिक स्टेरिलाइजेशन की तरफ जाते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जब आपकी फॉर्मुलेशन सारी बन गई, अब आप उसको हीट तो नहीं कर सकते, वो तो हम टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन में करते हैं, तो हम इसमें क्या प्रेफर करते हैं कि हम अपना जो भी फॉर्मुलेशन है उसको फिल्टर आउट करते हैं। ठीक है, उसको फिल्टर आउट कर दें, फिर उसको हम लोग अपने बैग के अंदर डालें जो कि स्टेराइल हो, फिर उसके जो कवर हो, जो उसकी कैप है वो भी स्टेराइल हो। ठीक है, मतलब हर कंपोनेंट, हर चीज जो है वो एक स्टेराइल तरीके से जो है हम उसको बनाते हैं और फिर उसको पेशेंट तक जो है वो एडमिनिस्टर किया जाता है। तो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।